नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में हम छायावाद के क्रांतिकारी, प्रगतिवादी, प्रगतिशील, हर धारा और विचारधारा से आगे चलने वाले महाप्राण निराला की कविताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। निराला, जिनका उपनाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, मूल नाम है, पर अपने व्यक्तित्व की महत्ता और उसके अनोखेपन के कारण जिन्हें निराला, महाप्राण, अनेकों उपनाम दिए गए। जो छायावाद में रहकर भी प्रगतिवादी सोच को वहन करने वाले व्यक्तित्व के धनी, प्रगतिशील विचारधारा को वहन करने वाले व्यक्तित्व हैं। इनकी कुछ कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिनके महत्वपूर्ण अंशों की हम चर्चा करेंगे, जो व्याख्या और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन पर हम चर्चा करेंगे। इनके काव्य संग्रह हैं, उनको आप लोग याद करेंगे, जो आपकी किताबों में जो इनका परिचय है उसमें संकलित किए गए हैं। व्याख्या भाग में मैं आज इनकी दो कविताएं हैं, उनके प्रमुख अंशों पर चर्चा करूंगा, जिनमें एक तो संध्या सुंदरी है। नाम से ही क्लियर है कि संध्या को सुंदरी का रूप दिया गया है। एक नायिका की भांति, एक महिला, स्त्री की भांति कार्य करते हुए बताया गया, यानी कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग सर्वत्र किया गया है। और दूसरा वह तोड़ती पत्थर, जो इनकी प्रगतिवादी विचारधारा को अभिव्यंजित करती है। दोस्तों, ये जो पद्य है, जो पद्यांश है, ये संध्या सुंदरी कविता से लिया गया है, जो छायावादी शैली में रचित कविता है और इनके काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। संध्या को सुंदरी का रूपक दिया गया है। रूपक और मानवीकरण, विशेषकर दो अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। जहाँ निराला कह रहे हैं कि दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल एक तारा, गुथा हुआ उन घुंघराले बालों से, घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। उक्त कविता में उन्होंने दिवस अवसान की बात की है कि दिवस का जब अवसान हो रहा, यानी कि संध्या का जब समय हो, सायंकाल का जब समय हो या सूर्यास्त का जब समय हो, उस समय का वर्णन इसमें किया गया कि दिवस अवसान का समय था। दिवस धन अवसान, दिवसावसान, कि दिवस का अवसान हो रहा था, दिन समाप्ति की ओर था। उस समय का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उस प्राकृतिक सौंदर्य को छायावादी शैली में अभिव्यक्त किया गया है। कि जहाँ कहा गया है कि दिवस अवसान का समय, कि दिवस के अवसान का समय अर्थात सूर्यास्त का समय हो गया था, और उस समय मेघ में आसमान से, मेघ में मेघों से, मेघमय का मतलब मेघ से युक्त, मय का मतलब उससे युक्त, कि आसमान पर बादल छाए हुए थे। उस समय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे,
कि वह संध्या रूपी जो सुंदरी है, रूपक अलंकार का व्यवहार है, प्रयोग किया गया है। परीसी, परी के समान, उपमा धीरे धीरे धीरे, कि धीरे धीरे जो नीचे उतर रही है, इसका मतलब है कि सूर्यास्त हो गया है। संध्या रूपी सुंदरी का मतलब जहाँ आलोक में कमी आ जाए और अंधकार का प्रभाव बढ़ने लगे, उस समय का वर्णन ये है। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सूर्यास्त होने पर जो प्रकृति है उसमें संध्या का जो अंधेरा है, संध्याकालीन जो अंधेरा, संध्या काल में जो अंधेरा होता है वो धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तिमिरांचल, तिमिर अंधकार, अंचल तम्रांचल, यानी कि अंधकार चारों तरफ फैल रहा है। अंचल का मतलब परिधान से भी होगा। तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, कि उस अंधकार के धीरे धीरे बढ़ने में, कि अंधकार धीरे धीरे बढ़ रहा है और उस संध्या रूपी नायिका ने तिमिर रूपी अंचल को धारण किया हुआ है, उस वस्त्र को धारण किया, उस परिधान को धारण कर रखा है। और उस वस्त्र को धारण करने के साथ साथ उसमें चंचलता का कोई आभास नहीं, यानी कि उसमें अस्थिरता नहीं है कहीं भी। कहने का मतलब कि धीरे धीरे निरंतर जो अंधकार है वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। चंचलता का नहीं कहीं आभास, यानी कि चंचल नहीं, इधर उधर नहीं हो रहा। इसका मतलब धीरे धीरे अंधकार बढ़ रहा है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, कि उस संध्या सुंदरी के दोनों जो अधर हैं वो अत्यंत मधुर हैं, उनमें अतिशय मादकता है। कहने का मतलब शाम का समय होता है तो धीरे धीरे मानव मस्तिष्क पर जो है एक नशा, जो नींद का नशा है, एक प्रकार से नींद का जो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं उस ओर संकेत करते हुए कह रहा है कवि कि मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास, कि वो बहुत गंभीर है, उनमें मादकता है लेकिन बहुत गंभीर है, इस कारण उनमें हंसी हास विलास जैसा जरा भी कोई और दूसरा सिम्टम नहीं है। हास्य विलास का उसमें कोई प्रभाव नहीं है। हंसता है तो केवल एक तारा, कि उस समय उस संध्या के नीरव वातावरण में, जो शांत वातावरण है जहाँ किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं है, वहाँ केवल एक तारा जो है वो आकाश में चमक रहा है, गुथा हुआ है उन घुंघराले काले बालों से। कि संध्या काल को, उस अंधेरे को उस संध्या रूपी नायिका के बालों की उपमा दी गई है, कि वो ऐसा लगता है जैसे उस संध्या रूपी सुंदरी के बालों से गुथा हुआ है, यानी कि चारों तरफ उसके वो संध्या रूपी सुंदरी के बाल हों। अर्थात कहने का मतलब है कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा है और उनके बीच एक तारा टिमटिमा रहा है, जो कहीं ना कहीं खुद चंद्रमा का प्रतीक है, चांद का प्रतीक है, जो उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। हृदय राज्य की रानी का कर्तव्य अभिषेक करना, कि हृदय राज्य की वह तारा ऐसा लगता है कि जैसे अपने हृदय रूपी राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा हो, अर्थात अपनी प्रियतमा को अपनी आभा रूपी जल से नहला रहा हो। कि रात्रि रूपी नायिका को चंद्रमा रूपी नायक है, वो कहीं ना कहीं अपनी आभा से अभिषेक कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि शाम के समय, उस संध्या के समय चारों तरफ अंधकार व्याप्त है और चंद्रमा का हल्का सा ऐसा प्रकाश है जो लगता है मानो कि उसकी जो प्रियतमा है उसके शुभ्र भावों की धारा का अभिषेक वो कर रहा हो। तो इस समय कवि ने संध्या काल का अतिशय सुंदर वर्णन किया है, जहाँ अनेकों अलंकारों का व्यवहार हुआ है। छंद मुक्ति का परिचय भी निराला ने अपने व्यक्तित्व और अपने साहित्यिक कर्तृत्व के अकॉर्डिंग अनुसार इस कविता में दिया है। निराला मुक्त छंद के लिए जाने जाते हैं और मुक्त छंद का व्यवहार इस कविता में किया गया है। दूसरा पद्य है वह तोड़ती कविता से, पद्यांश से, कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर,
नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु अट्टालिका प्राकार। ये निराला की प्रगतिवादी कविता है जो अनामिका उनके संकलन में संकलित है, जहाँ दीनहीन जो मजदूर है, मजदूर तबका है, उसकी वेदना और पीड़ा, और दूसरी तरफ जो समाज का सबल वर्ग है उसके हृदयहीनता, इन दोनों का वर्णन इसमें कवि ने किया है। निराला कहते हैं कि भय तोड़ती पत्थर कि कोई मजदूर नहीं है, देखा मैंने वो इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद के रास्ते पर, सड़क के किनारे कहीं न कहीं मैंने उस मजदूरनी को पत्थर तोड़ते हुए देखा है। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, कि वो जो महिला है उसके कर्म सौंदर्य को इंगित करते हुए महाप्राण निराला कहते हैं। यहाँ उस नायिका का मांसल सौंदर्य, आगे आने वाले पदों में उसके मांसल सौंदर्य का चित्रण, जो प्रगतिवादी सौंदर्य चित्रण पद्धति है, उसका प्रयोग निराला ने भरपूर किया है इस कविता में। कि जहाँ कहा है कि नहीं छायादार पेड़ वह, कि जिस पेड़ के नीचे वो महिला बैठी है, काम कर रही है, वो छायादार नहीं है, उसकी कोई छाया नहीं जहाँ बैठ के आराम से आदमी काम कर सके। तले बैठी हुई स्वीकार, कि जिसको मैंने उसके नीचे बैठी हुई स्वीकार किया, अर्थात वो महिला जिस पेड़ के नीचे बैठी है और इतना श्रमसाध्य काम कर रही है, वो पेड़ है, वो छायादार नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो मजदूर वर्ग है वो किन विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है, जहाँ उनके लिए उनकी आवश्यक जो काम करने की शर्तें होती हैं, कहीं ना कहीं काम करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो उपादान हैं, वो भी उन्हें उपलब्ध नहीं है। श्याम तन भरबंधा यौन, कि उसका जो शरीर है वो रंग, उसके रंग, शरीर का रंग सांवला था, पर पूरी तरह भरबंधा यौन, पूरी तरह युवा है, जवान है, पर नत नयन प्रिय कर्मरतमन, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई हैं और वो अपने कर्मरतमन की अपने प्रियतम कर्म में पूरी तरह रत है, लगी हुई है, अपना मन लगाए हुए। यानी कि उनका प्रिय कौन है? वो काम है, कर्म शक्ति है। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु का मतलब होता भारी, हथौड़ा हाथ, कि अपने हाथ में उसने भारी हथौड़ा ले रखा है, हथौड़ा, और उस हथौड़े से उन पत्थरों को तोड़ रही, करती बार बार प्रहार, कि उन पत्थरों पर बार बार प्रहार कर रही है। सामने तरु अट्टालिका प्राकार, कि यहाँ एक तरफ तो ये महिला, ये स्त्री जो काम कर रही है, कर्म को ही अपना प्रिय मान लिया है, यानी कि कर्म करना ही उसके जीवन का शगल बन गया है, और उसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वो पेड़ पौधे नहीं है जिनके नीचे बैठकर वो काम कर सके, और एक तरफ ऐसे ऐसे बड़े लोग बैठे हैं जो धनाढ्य लोग हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिनकी बनी हुई है, जिन्होंने परकोटे बनाए हुए हैं, तरु मालिका, मल्लिका दीर्घ सॉरी मालिका होना चाहिए, अट्टालिका प्राकार, अट्टालिका का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे भवन, और प्राकार का मतलब चारों तरफ बाउंड्री दे देना, उस किसी भी एरिया क्षेत्र विशेष को जो है बाउंड्रेड कर देना। तो वहाँ एक कोई महल नुमा एक मकान बना हुआ है जो किसी धनाढ्य व्यक्ति का है, जिसके चारों तरफ जो है बाउंड्री वॉल दी गई है, दीवार लगाई गई है, और उसके अंदर पेड़ लगे हैं जो कि छायादार हैं। यानी कि वहाँ बैठने वाला कोई नहीं है,
वह उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद वो अंदर लगे हुए हैं ताकि वहाँ जाकर कोई आम आदमी, गरीब आदमी बैठकर विश्राम भी नहीं कर सकता, अपने पीड़ा को भी जो श्रमसाध्य पीड़ा है उसको समाप्त कर नहीं कर सकता। उन पेड़ों को उन लोगों ने कैद कर रखा है एक प्रकार से, और जहाँ मजदूर काम कर रहा है, जहाँ उसको उसकी ज़रूरत है, वहाँ पर पेड़ उपलब्ध नहीं है। तो जो वैषम्य है, प्रगतिवाद इन्हीं दो चीज़ों को लेकर चलता है, श्रमिक और शोषित, और दोनों का अंतर महाप्राण निराला ने इस कविता में बताने का प्रयास किया है। सामाजिक वैषम्य का चित्रण, विषमता का चित्रण इस कविता में किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगली कक्षा में हम आगे कंटिन्यू रहेंगे, निराला पर चर्चा करेंगे।